जय हिंद। घटना चक्र के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, घटना चक्र में पॉलिटी सेक्शन शुरू किए हैं और संविधान सभा और भी बहुत सारा टॉपिक हो चुका है। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और इसी अनुसूची को, इस टॉपिक को आज क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन के थ्रू पूरी तरह से क्लियर करा दिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वहीं अगर बात करें जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी, तो उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 4 और अनुसूची इसमें जोड़ा गया विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। अब देखिए, तो देखिए इसमें 4 जो संविधान संशोधन किया है वो आपको अगले क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सभी संशोधनों को भी देखेंगे, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो अब देखिए, फिर से अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसे कंसेप्ट के थ्रू पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है। और देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि भारत के संविधान में 20 भाग है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग हैं। अब देखिए, अगला स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अनुच्छेद की संख्या भारतीय संविधान में 395 है। ठीक है, अब देखिए, अगला कुछ स्टेटमेंट है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो 9वीं संविधान संशोधन है उसे आपको पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और देखिए, पहला संविधान संशोधन जो है ये आपको संपत्ति से संबंधित है कि देखिए, संपत्ति मौलिक अधिकार में हुआ करता था, जिस कारण सरकार को अगर कोई संपत्ति यूज करना होता था तो सरकार को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, जिससे यानी विकास कार्य में भी बाधा आने लगा। और इसी को लेकर पहला संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर 9वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसे यानी संपत्ति अधिकरण से संबंधित था ये 9वीं अनुसूची। अब देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल, ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा तो उसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो देखिए, पहली अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में बताती है। देखिए, इसी क्वेश्चन में यानी अनुसूची पूछ लिया गया, अगर इसमें अनुच्छेद भी पूछ दिया जाता
कि कौन सा अनुसूची और अनुच्छेद के माध्यम से नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा, या आपको संविधान में अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो किस अनुसूची में आप करेंगे, यानी ये क्वेश्चन आगे है तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इतना रहने दीजिए कि ये पहले अनुसूची के तहत संविधान के राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए जो आप लोग को हम बता रहे थे वो यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही मिल गया हम लोगों को। देखिए, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक का अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए वो कौन सा है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में आपको पहली अनुसूची में मिलता है, तो इसे पहली अनुसूची में ही संशोधित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको, यदि इसमें तो अनुसूची पूछा था, इसमें अगर ये ऐड कर दिया जाता और किस अनुच्छेद में संशोधित करने की आवश्यकता होगी, तो आपका वो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्य का निर्माण हो गया। उसके बाद नाम परिवर्तन हो गया, उसके बाद किसी क्षेत्र में बदलाव करना हो, तो ये सभी क्षेत्र बदलाव की बात हो तो ये सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। इसीलिए पहली अनुसूची में बदलाव करना होगा और अनुच्छेद 3 में बदलाव करना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। देखिए चौथी अनुसूची क्या कहता है कि ये चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को बताता है, यानी राज्यसभा के बारे में चौथी अनुसूची से पता चलता है। ठीक है। अब देखिए दल बदल, राजनीति दल बदल किस अनुसूची में है, ये 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। और पंचायती राज 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची। और फिर देखिए भाषा 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है, यानी तीसरा अनुसूची के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीसरा अनुसूची क्या बताता है। तो तीसरा अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, शपथ। ठीक है। अब देखिए किसकी शपथ, यानी मंत्री के शपथ, मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप ये नहीं है। ये आपका राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ करवाया जाता है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, ये सही हो गया। इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यानी जो भी पद था आपको अनुच्छेद 3 के माध्यम से शपथ लिया जा रहा है, वहीं अपवाद में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका 3 सर्वोच्च पद ऐसा है, 3 पद है जिसका अनुसूची के माध्यम से शपथ नहीं होता है, उनका अनुच्छेद के माध्यम से होता है। ठीक है। और वे कौन से पद है, एक हो गया आपका राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत, आर्टिकल 60 के तहत शपथ होता है इनका। उपराज्यपाल का आर्टिकल 69 के तहत, और राज्यपाल का जो शपथ होता है आपका वो होता है आर्टिकल 159 के तहत इनका शपथ होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब ये जो अगला क्वेश्चन है मैचिंग करने के लिए बोल रहा है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित था? तो ये राज्यसभा से संबंधित था। चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा से संबंधित था। देखिए खष्टम यानी छठी अनुसूची अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। अष्टम अनुसूची यानी भाषा से संबंधित है, 8वीं अनुसूची। और नवम अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। वही जो संपत्ति वाला मामला बताए थे, भूमि सुधार, इसी से संबंधित है। अब देखिए इसी को मैच आप करवा लीजिए। फिलहाल आपको यहाँ ये देखने की आवश्यकता थी कि कौन सा अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान है, वही आपको यहाँ पर मैचिंग करवाने के लिए कहा गया था। और इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फिर से मैचिंग करवाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का विवरण है। यानी देखिए विधायी शक्ति संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी इन 3 सूची के माध्यम से आपको यानी संघ का क्या काम होगा, राज्य का क्या काम होगा, और संघ और राज्य दोनों मिलकर कहाँ पर अपना काम कर सकती है, यानी वही सूची बनाया गया है। विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है, ठीक है, उनके क्षेत्राधिकार को बताया गया है। तो ये आपका हो गया 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची क्या बोलता है? 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बताती है। 9वीं अनुसूची में क्या है? देखिए कुछ अधिनियमों का अधिमान्यकरण है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब उस समय 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, तो उस समय 9वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन, यानी वही दल बदल से संबंधित है। तो ये मैचिंग आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां है, फिर से मैचिंग करवाने के लिए ही आपसे पूछा जा रहा है। तो 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची भाषा है। 9वीं अनुसूची क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक है, वही जो पिछले क्वेश्चन में आप लोग को समझा दिए हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन है ये कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ये देखिए जब पहला क्वेश्चन करवा रहे थे उसी समय आप लोग को बताए थे कि ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये करवाया गया। ये 9वीं अनुसूची पहली संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे
जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन होगा कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया कौन सा अनुसूची? नवीं अनुसूची है। भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में है? ये नवीं अनुसूची में है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। पहली संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे आप लोग को सही गलत चूज करना होगा कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल सही है कि संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसे नवीं अनुसूची में डाल सकती है। अगला स्टेटमेंट है, नवीं अनुसूची में डाले गए कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। देखिए ये बात सही है कि इस तरह का प्रावधान था कि अगर नवीं अनुसूची में किसी कानून को डाल दिया गया है तो न्यायालय द्वारा उसका वैधानिक परीक्षण नहीं किया जाता था। लेकिन अभी 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया कि अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कोई ऐसा प्रावधान है जो आधारभूत संरचना को चुनौती दे रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और वैधानिक परीक्षण करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार ये जो है आपका गलत है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? केवल एक। देखिए ये यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस प्री में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन सिंपल ही था लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से एनालिसिस करवा दिया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े होइएगा तो फिर भी अगर इस जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और जितना आप लोग को बता रहे हैं, प्रत्येक अनुसूची को डिटेल में बताते जा रहे हैं और जो अनुसूची अभी नहीं आया है उसको आगे जाके बताएंगे। तो इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए ताकि आप लोग का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक केस हुआ था 2007 में कि कोएहलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए ये नवीं अनुसूची से संबंधित है। कोएहलो केस, ये जो है ना, कोएहलो बनाम ये तमिलनाडु, इसी केस के दौरान ये फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट अब नवीं अनुसूची में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप? तो अगर देखिए नवीं अनुसूची, बहुत ऐसे आपको विधायक मिल जाएंगे जो आपको ये बोलता हुआ मिल जाएगा कि कोई भी कानून बनाओ और नवीं अनुसूची में डाल दो ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल अंदाजी न कर सके। लेकिन उन लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए इस तरह से वो लोग बोलते हैं। तो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे थोड़ा कम होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको मैचिंग करवाने के लिए दिया हुआ है कि देखिए संघ सूची, ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितना विषय था? तो संघ सूची में 47 विषय, जब संविधान बना था उस समय 47 विषय ही था। अभी वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय था, अभी वर्तमान में 100 है। ठीक है, 100
अभी विषय है। और राज्य सूची में आपको कितना विषय हुआ करता था? 66 विषय हुआ करता था। ठीक है, अभी कितना विषय है राज्य सूची में? तो राज्य सूची में अभी वर्तमान में आपको 61 विषय है। 61 विषय है, ये करेंट डाटा है, इसको अभी आप लोग लिख लीजिए। और समवर्ती सूची में उस समय 47 विषय हुआ करता था, अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है, इस डाटा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कि देखिए 1 का फर्स्ट का ए हो गया, सेकेंड का कौन सा हो गया? सी हो गया, और थर्ड का हो गया बी। ए सी बी कहाँ पे है? देखिए ए सी बी, तो यही आपका बी आंसर हो गया। अब देखिए ये बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा है, और इस बार दरोगा में भी पूछा हुआ था। इस बार जो अभी वर्तमान में दरोगा हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि कितना विषय था, और उसमें करंट से रिलेट करके पूछा हुआ क्वेश्चन था कि संघ सूची 97 विषय था, अभी वर्तमान में 100 विषय है, और राज्य सूची में 66 था, अभी 61 है, समवर्ती में 47 था, अभी 52 है। ठीक है, और ये टीचर के एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सेशन आप लोगों का महत्वपूर्ण है। तो और हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। देखिए आर्थिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। यह आर्थिक योजना समवर्ती की सूची का विषय हो गया। देखिए संघ सूची का विषय कौन सा हो गया? जनगणना। जनगणना आपका संघ सूची का विषय हो गया। तो आप लोग आर्थिक योजना और जनगणना, इन दोनों में आप लोग फ़र्क समझिए। ये अर्थ से संबंधित है। आर्थिक योजना यानी राज्य सरकार भी अपना बनाती है आर्थिक योजना, और केंद्र सरकार भी बनाती है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची के तहत आता है। लेकिन जनगणना, सेंसस आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना राज्य सरकार नहीं करवा सकती है। ठीक है, कुछ समय आप लोग जो बिहार में सुने होइएगा कि जनगणना के नाम से सुन रहे थे, लेकिन वो जनगणना नहीं था, वो सर्वेक्षण था। सर्वेक्षण करवाया जा रहा था। ठीक है, सर्वेक्षण और जनगणना दोनों में अंतर है। राज्य सरकार अपना आंकड़ा निकाल रही थी, सर्वेक्षण करा रहा था, लेकिन जनगणना पर अधिकार संघ सरकार का होगा, और अभी वर्तमान में जनगणना चल भी रहा है। ठीक है, देखिए राज्य सूची के अंतर्गत भी आप लोग एक पॉइंट अभी देखिए कि पंचायत राज्य सरकार के तहत यानी राज्य सूची के तहत आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत आता है? तो वही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भी आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति जो क्रूरता होता है, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है, वो केंद्र और राज्य दोनों को ही है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची के तहत आता है। देखिए समवर्ती सूची का ये विशेषता है कि अगर केंद्र सरकार, जब दोनों सेम कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना रही है, तो अगर कोई कानून केंद्र सरकार बना दिया, तो वो जो केंद्र सरकार कानून बनाती है वही वैलिड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपका कि निम्नलिखित में से
कौन सा विषय समवर्ती सूची के तहत आता है? देखिए, पुलिस आपका कौन सा हो जाएगा? ये राज्य सूची के तहत आता है, राज्य सूची। टेलीविज़न ये आपका संघ सूची, संघ सूची के तहत रेडियो और टेलीविज़न आता है। ये विदेश मामले, ये भी आपका संघ सूची के तहत आता है। तो आपराधिक मामले, आपराधिक मामले जो है ये आपका समवर्ती सूची के तहत आता है। इस पर आपराधिक मामले पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार कानून बना दे तो वही वैलिड रहता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? देखिए, समवर्ती सूची में कौन सा है? प्रति व्यक्ति कर। देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है आपका समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची। देखिए, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून अभी वर्तमान में देखिए तो बहुत सारे राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर अपना अपना कानून लेकर आती है। तो ठीक है, इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। परिवार नियोजन पे बहुत सारे राज्य सरकार अपना कानून बना रही है, तो और केंद्र सरकार बड़े लेवल पर अपना कानून बनाती है, दोनों के तहत ही। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना दे तो वो राज्य सरकार के अधीन नहीं रह जाएगा, वो केंद्र सरकार जो कानून बना दिया वही मान्य रहेगा। ठीक है, तो अभी जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बनाया है, इसीलिए बहुत सारे राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बना रखा है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि ये राज्य सूची का विषय है। देखिए, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि ये राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था और स्वच्छता ये भी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये तीनों ही राज्य सूची का विषय था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित यानी सुमेलित करने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। देखिए, जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन ये किस सूची का विषय है? ये चौथी अनुसूची का विषय है, चौथी अनुसूची। लेकिन इसमें दिया हुआ है तो दूसरी अनुसूची, तो यही आपका गलत था। दल बदल 10वीं अनुसूची ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया? सी आपका गलत हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए, समवर्ती सूची आपका शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये प्रारंभ में ये आपका राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखिए, रक्षा आपका डिफेंस क्या हो जाएगा? संघ सूची का विषय है, संघ सूची। पुलिस क्या हो गया? पुलिस और कृषि ये राज्य सूची, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? देखिए, जो एक्सप्लेन करते हैं उसे भी आप लोग ध्यान रखिए, ताकि कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि किस सूची का कौन सा विषय है। तो आपको यहाँ पर अगर सुने रहिएगा, ध्यान दिए रहिएगा, तो वहाँ पर आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी।
देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में, जो अभी आप लोगों को बताए हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, यही इसे 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यही था कि समवर्ती सूची का स्थानांतरित किया गया। देखिए शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, उसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वन को भी, वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सभी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर है मैचिंग करने के लिए दे रहा है, आप लोग को मैचिंग करवाना है कि वन किसका हो जाएगा, समवर्ती सूची का। सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है आप सभी से, कौन सा गलत है। ये तो आपका सही है कि समवर्ती सूची है। शेयर बाजार, शेयर बाजार आपका संघ सूची है, ये कौन सा हो जाएगा, संघ सूची, यही आपका गलत हो गया था। डाक बचत बैंक ये संघ सूची का विषय है, और जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। देखिए आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कौन सा किस सूची में आता है, कौन सा विषय, इस चीज़ को याद करते चलिए। अगर वैसे याद करने के लिए बैठिएगा तो याद होगा नहीं और बर्डन अलग से होगा। इसीलिए क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा विषय किस सूची में आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से है वही कि आपको देखिए केंद्र सूची, केंद्र सूची में कौन सा आएगा, जनगणना, पहले बता दिए थे, जनगणना केंद्र सूची का विषय है। ये ए का 3 हो गया। फिर राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये हो गया राज्य सूची का विषय, 1 हो गया। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इस पर दोनों ही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, तो ये हो गया आपका समवर्ती सूची में 4, 3, 1, 4 हो गया। और अवशिष्ट, अवशिष्ट विषय ये हो गया अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी 2। तो देखिए 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, यानी ये आंसर हो जाएगा। देखिए अवशिष्ट विषय के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए संविधान में 3 सूचियाँ जोड़ी गई थी, केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अवशिष्ट सूची में उन विषयों को रखा गया है, अवशिष्ट विषयों में उन विषयों को रखा गया है जो उस समय, जैसे कंप्यूटर हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान, जो उस समय नहीं हुआ करता था। कंप्यूटर का उस समय पे भारत में उतना कोई विशेष पहल नहीं था, तो कंप्यूटर जो अभी अवशिष्ट विषय में है। उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान पर भी बल बाद में दिया गया, तो ये सभी अवशिष्ट विषय के तहत आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। देखिए ये है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, ये आपको पता होगा कि शिक्षा के बारे में बताता है, बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात करती है। और जो बच्चे जन्म लेती है उस समय से 6 वर्ष तक की शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है, तो उस शिक्षा की भी बात करता है। ग्रामीण एवं स्थानीय निकाय, इसमें भी शिक्षा का बात किया गया है छोटे लेवल पर, जैसे आंगनबाड़ी सब है, ये सब जो है सो स्थानीय के तहत ही आता है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, ये दोनों अनुसूची आपका क्या है, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है अनुसूची, 5वीं और 6ठी। देखिए 5वीं अनुसूची के तहत, 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आता है, ये भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ही है। ठीक है, और दोनों ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है।
और छठी इसमें 10 राज्य आता है और इसके तहत 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ये सभी जो है सो आपका छठी अनुसूची के तहत आता है और इसमें 10 राज्य आते हैं 5वीं अनुसूची के तहत। और इन 10 राज्य में जैसे आपका गुजरात हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इतने राज्य है जो आपका 5वीं अनुसूची के तहत आता है। ठीक है, तो ये जो राज्य है तो इनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो एक क्षेत्र का पहचान किया जाता है, उनका प्रशासन किस तरह से होगा, ये इस चीज़ की व्याख्या किया गया है 5वीं और छठी अनुसूची में। तो उसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित शिक्षा का भी प्रावधान उसमें दिया हुआ है। तो ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और सप्तम अनुसूची, 7वीं अनुसूची में तो है ही केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के तहत ही शिक्षा आती है, शिक्षा है, तो इसमें भी हो गया। तो यानी इनडायरेक्टली सभी के सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5 सभी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची है। कौन सा अनुसूची है? ये 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची ये जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में नहीं था, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? तो ये 10वीं सेम क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध फिर से वही है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ है। इससे क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलता है। तो देखिए 10वीं अनुसूची फिर से दल बदल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम ही था। अब देखिए फिर से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए बैंकिंग संघ सूची का विषय है, जनगणना ये संघ सूची का है, बीमा ये भी संघ सूची का है। लेकिन गैस के बारे में बात करें तो गैस, अगर जो राज्य सरकार टैक्स लगाती है गैस पर, वो हो जाएगा आपका राज्य सूची के तहत आता है, राज्य सूची। और जब गैस का जो आपको प्राकृतिक खनन किया जाता है वो आपका संघ सूची के तहत आता है, संघ सूची के तहत। तो इसमें आपको जो डी ऑप्शन दिया हुआ है यही आपको चूज करना होगा कि इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है कि आपको प्राकृतिक गैस खनन की बात कर रहा है या जो उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, उस पर टैक्स की बात कर रहा है। तो यानी आप यहाँ पर टैक्स मानकर ही चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अलग चुनना था। ठीक है, तो इनमें तो थोड़ा अस्पष्टता थी गैस के बारे में, लेकिन बीमा हो गया, जनगणना और बैंकिंग ये सभी आपका संघ सूची का विषय है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर यही मानकर चलिए। अब अगला क्वेश्चन है 32 हो गया। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कौन सा नहीं आता है। तो देखिए विदेश मामले संघ सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है, रेलवे भी संघ सूची। लेकिन यही अगर रेलवे पुलिस रहता, रेलवे पुलिस, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। इसीलिए रेलवे पुलिस को आप लोग ध्यान से याद रखिए कि किस सूची के तहत आता है। तो ये राज्य सूची के तहत आता है। हालांकि रेलवे यहाँ पर दिया हुआ है तो ये भी संघ सूची में ही आता है, संघ सूची में ये भी है। और विदेश मामला है, कृषि, कृषि किस विषय के तहत, ये राज्य सूची के तहत आता है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कि गलत था। और यहाँ पर गलत आंसर ही आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो यही आपका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लिखित है। राज्य सूची वही अभी जो ऊपर बताए थे कि रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है। शिक्षा कौन सा विषय है, समवर्ती सूची है। विद्युत, ये आपका विद्युत समवर्ती सूची हो जाएगा, वन समवर्ती सूची हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में है। ये जो है यही हो जाएगा रेलवे पुलिस। जो अभी अगला इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे थे उसमें भी रेलवे पुलिस पूछा हुआ था, ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना ये संघ सूची हो जाएगा। निगम कॉरपोरेट टैक्स ये भी संघ सूची का विषय है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये कौन सा विषय हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज या इसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछ दिया जाता, स्थानीय स्वशासन रहता है कि किस सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है। ये बिहार दरोगा में पूछा गया था और बीपीएससी टीचर और भी बीपीएससी में भी बहुत सारे पीसीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, एमपी पीसीएस में पूछा है, बिहार दरोगा में पूछा है। तो कुछ ऐसा विषय है जिसे आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो आपको जैसे अभी संघ सूची में 100 विषय है, फिर आप आ जाइएगा ऐसे ही विषय एक में 52 है, एक में 66 है, इस तरह से कितना याद रखिएगा। उसी में से जो कोई कुछ इम्पोर्टेंट विषय है उसको आप लोग को याद करके चलना होगा। बाकी आप लोग को सरसरी निगाहों से पूरा पढ़ लेना है, बस उतना ही करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए सूची 3 से आप लोग नहीं घबराइएगा। जैसे संघ सूची है तो सूची 1 हो गया, सूची 1 संघ सूची हो गया, सूची 2 ये राज्य सूची हो गया। उसी तरह से सूची 3 में समवर्ती सूची है। तो इसमें पूछ रहा है कि 7वीं अनुसूची की सूची सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। यानी क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन सूची 3 को देख के आप लोग नहीं घबराइएगा। यहाँ पर आप लोग को देखना क्या था कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो देखिए समवर्ती सूची दंड, ये जो दंड प्रक्रिया है यही आपका समवर्ती सूची में हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं दंड प्रक्रिया में
राज्य सरकार भी अपने हिसाब से दंड प्रक्रिया का प्रावधान करती है और केंद्र सरकार तो करती ही है। देखिए, पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है। लोक व्यवस्था ये भी राज्य सूची है। कारागार ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारा कुछ याद करने को मिल जाएगा। देखिए, पुलिस हो गया यानी जेल हो गया, उसके बाद लोक व्यवस्था यानी कारागार हो गया, लोक व्यवस्था, ये तीनों ही आपका राज्य सूची का विषय है। लेकिन वहीं पर देखिए, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू आप लोग बेहतर समझ पाइएगा कि जेल वहीं राज्य सूची का विषय है, लेकिन दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि विवाह, विच्छेद, गोद लेना, ये सभी 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप लोग देखते भी है, जैसे विवाह पर हो गया, गोद जो लेता है उस पर, या तलाक पर, सभी पर केंद्र और राज्य सरकार अपनी अपनी कानून बना सकता है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? यानी 7वीं अनुसूची में ही उल्लिखित है। देखिए, यानी सरकारों द्वारा जो शुल्क या कर टैक्स लगाया जाता है तो किस अनुसूची के तहत है? 7वीं अनुसूची। जैसे कौन सा टैक्स राज्य सरकार लगाएगी, कौन सा केंद्र सरकार लगाएगी, तो इसका स्पष्ट विभाजन आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिल जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार के विषय अंतर्गत है। भूमि सुधार यानी राज्य सूची के तहत आता है, ठीक है, ये राज्य सूची के तहत आता है। अभी जो भूमि का सर्वेक्षण बिहार में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार अभी जो है भूमि सर्वेक्षण करवा रही है। तो इससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस सूची के तहत आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत अंगीकृत शून्य घोषित किया जा सकता है? तो देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में आप खनन अगर करना चाहते हैं तो वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है उससे आपको पूछना होगा। अगर वहाँ के स्थानीय जनजाति आपको आदेश नहीं देते हैं तो वो आपका शून्य घोषित हो जाएगा। यही बोल रहा है कि ये किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये तो आपका 5वीं अनुसूची में भी, यानी कौन सा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और 6ठी अनुसूची में भी है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक तो यहाँ पर 5वीं अनुसूची देखने को मिलता है। देखिए, 2 ऑप्शन अगला पेज पे होगा। तो यहाँ पे 9वीं और 12वीं दिया हुआ है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाता? यहाँ पे 5वीं अनुसूची इसका आंसर हो जाता। और एक और अनुसूची कौन सा हो जाता? 6ठी अनुसूची। आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ही इतना बता रहे हैं। तो इसका एक से अधिक आंसर है, 5वीं अनुसूची भी है और 6ठी अनुसूची भी इसका आंसर है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये भी हो जाएगा आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची, इसका आंसर हो जाएगा। 3री अनुसूची में क्या था? शपथ था, शपथ। 7वीं अनुसूची में क्या था? विधायी शक्तियों का वितरण था। 9वीं अनुसूची में क्या था?
यानी भूमि सुधार था, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया था, और 5वीं अनुसूची में अभी 10 राज्य है, और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची में उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही है। राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ये नहीं है। पंचायती शक्तियों और प्राधिकरणों के लिए, ये भी गलत है। समवर्ती सूची के हितों के संरक्षण के लिए भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर एक और यानी जानिए, एक और बात जानिए कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन सलाहकारी बोर्ड का सलाहकारी परिषद का जो गठन करती है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। आप लोग को बहुत सारे बुक में ये नहीं देखने को मिलता है, जो आप जैसे लूसेंट पढ़ते हैं, इस सब इन बुक में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एक मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 राज्य भी आप लोग याद रखिए। 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्य है उसे याद रखना जरूरी है। 5वीं अनुसूची के 10 राज्य अगर आपको, हालांकि जैसे लूसेंट हो गया, इन सारे बुक में दिया भी नहीं है कि इसमें कितने राज्य है, उसमें 10 राज्य है। उन 10 राज्य को अगर आपको नहीं भी पता है तो लेकिन 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्य है उसे आप लोग हमेशा याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में, वही सेम क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि फिर से वही क्वेश्चन है कि 46 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होती है? तो देखिए त्रिपुरा में लागू होती है, नागालैंड में नहीं होती है, सिक्किम में नहीं होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये लागू होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया, ठीक है। फिर से 11वीं अनुसूची में देखिए, 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। वहीं आपको ये पूछ दिया जाए कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो 12वीं अनुसूची में आपका 18 विषय है। देखिए इसमें हर एक अनुसूची को लगभग ठीक से पढ़ लिए हैं, लेकिन एक अनुसूची है जिसे आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, उसे ही मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। जैसे 8वीं अनुसूची, तो आप लोग 8वीं अनुसूची के बारे में देखिए।
8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा से संबंधित है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी। ठीक है, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से पहले जो है सबसे पहले एक भाषा और जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया और उसके बाद 4 भाषा इसमें जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में आपका 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। तो अब देखिए ये जो 1+3+4 है उन्हीं को आप देखते हैं। तो ये जो पहली एक भाषा जोड़ा गया वो था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। 1967 के तहत आपको सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद आपको 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। यानी इसका ट्रिक है कि नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 1 भाषा, वो था सिंधी। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 और भाषाएं जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा जोड़ा संथाली। ये 4 भाषा आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। इसका आपको ट्रिक याद रखना है। तो BDMS इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसका संविधान संशोधन जो कैवा संविधान संशोधन था, तो देखिए 21 और 71 को अगर आप जोड़ते हैं तो 92 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जोड़ घटाव करके भी इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी से समझ आया होगा और ये सेशन आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।